हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये हमारे 7th चैप्टर पे है जो कि न्यायपालिका से संबंधित है। हम शासन का संगठन पढ़ रहे थे जिसमें हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यायपालिका। तो सबसे पहले आप न्यायपालिका का सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डिटेल नोट्स इस टॉपिक से संबंधित भेज चुकी हूँ, जो कि जिसमें कि आपको नोट्स भी थे, कुछ क्वेश्चंस भी थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज़ थे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी थे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने वो पढ़े होंगे, कुछ एक ने उससे रिलेटेड नोट्स भी बनाए होंगे या उनका प्रिंट निकलवा लिया होगा एटलीस्ट। तो आपके पास में इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल अब अवेलेबल है। तो मेरा इस वीडियो लेक्चर में ये टारगेट नहीं है कि मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराऊं। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको इस टॉपिक के बेसिक्स एक बार समझाऊं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपके पास जो नोट्स हैं वो आपको किस तरह से यूज़ करने हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें आपको उन टॉपिक्स को यूज़ करना है या उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के अर्थ के बारे में। तो न्यायपालिका का अर्थ आप समझ सकते हैं, ये शासन का वो अंग होता है जो विधियों की व्याख्या करता है या उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देता है। जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था शासन का संगठन, तब मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझाया था कि शासन के संगठन में शासन को 3 काम करने होते हैं: कानून बनाने का, उसको क्रियान्वित करने का, और तीसरा उसकी व्याख्या करना या उसका उल्लंघन करने का, मतलब उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का। तो ये 3 कामों के लिए 3 इकाइयों का गठन किया गया है जो कि हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि ये विधियों की व्याख्या करती है और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको उचित दंड देती है। तो एक प्रकार से न्यायपालिका जो है वो न्यायिक प्रक्रिया यानी कि न्याय देने की प्रक्रिया, किसी व्यक्ति को किस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए उसका जो प्रोसेस होता है उसके लिए एक संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो हमें दिखाई देता है। देखिए, न्याय देना एक अमूर्त विचारधारा है लेकिन न्यायपालिका एक मूर्त विचारधारा है, यानी कि ये आपको दिखाई देती है। न्यायपालिकाओं का गठन किया जाता है, पिरामिड आकार में इनका गठन होता है। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय हैं, उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय हैं। तो ये हमारे यहाँ एक मूर्त संरचनात्मक व्यवस्था बनाई गई है। किस काम के लिए? न्याय देने की प्रक्रिया जो कि एक अमूर्त व्यवस्था है उसको मूर्त रूप देने के लिए। फिर उसके अलावा न्यायपालिका विवादों के समाधान करने का संस्थागत यंत्र होता है, यानी कि नागरिकों और नागरिकों के बीच में अगर किसी प्रकार के नागरिक और नागरिकों के बीच में, दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार के विवाद होते हैं तो उनके समाधान के लिए, नागरिकों और राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार के विवाद होते हैं तो उनके बीच में समाधान करने के लिए ये एक संस्थागत यंत्र होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट इसके अर्थ से संबंधित बनते हैं, यानी कि शासन का वो अंग जो विधियों की व्याख्या करता है, उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देता है, न्यायिक प्रक्रिया की संरचनात्मक व्यवस्था है और विवादों के समाधान का संस्थागत यंत्र है। ये आप लिखेंगे। न्यायपालिका का आपसे पूछा जाए अगर ऐसा प्रश्न कि न्यायपालिका का अर्थ बताइए, न्यायपालिका को परिभाषित कीजिए, न्यायपालिका के अर्थ को समझाइए, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसमें आप ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि न्यायपालिका की क्या आवश्यकता थी और इसका क्या महत्व है। तो देखिए, आवश्यकता के संदर्भ में आप देखिए, एक बात को समझिए कि शासन की जो शक्तियाँ थीं, यानी कि किसी भी कार्यपालिका शाखा के पास में जो शक्तियाँ होती हैं वो उनका दुरुपयोग ना कर पाए, वो उनका मिसयूज़ ना कर पाए, वो उनको अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। पहला, शक्तियों का संविधान के द्वारा निर्धारण किया गया है, यानी कि किस व्यवस्था को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, वो किस तरह से काम करेगी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये सारा का सारा हमारे संविधान में दे दिया गया है। दूसरा, शक्तियों के नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी कि किसी भी एक अंग को बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दी गई है। व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका संतुलित करती है, कार्यपालिका की शक्तियों को व्यवस्थापिका संतुलित करती है और इन दोनों की शक्तियों को न्यायपालिका संतुलित करती है, और न्यायपालिका की शक्तियों को भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संतुलित कर सकती हैं। तो ये नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है।
तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। तो न्यायपालिका जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है वो इन दोनों व्यवस्थाओं की पूरक है, यानी कि शक्तियों का संविधान द्वारा निर्धारण। तो देखिए संविधान के ढांचे को अक्षुण्ण रखने का दायित्व किस पर दिया गया है? न्यायपालिका पर। यानी कि संविधान में जो वर्णित बातें हैं उनकी व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। तो एक तरीके से संविधान जो शक्तियों का संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है इसकी पूरक व्यवस्था क्या होगी? न्यायपालिका। दूसरा है शक्तियों का नियंत्रण व संतुलन। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों अगर अपने अधिकार से बाहर जाकर किसी प्रकार का कार्य करती हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? न्यायपालिका। तो जो तीसरा एस्पेक्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ये वास्तव में बाकी के दोनों व्यवस्थाओं की भी पूरक व्यवस्था है। इसी संदर्भ में न्यायपालिका जो है वो शक्ति नियंत्रक के रूप में विशिष्ट महत्व रखती है। तो ये न्यायपालिका की आवश्यकता आपको बताई मैंने। दूसरा है न्यायपालिका का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। किस संदर्भ में इम्पोर्टेंस है? पहला, लोकतंत्र के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यानी कि स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रताओं का जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षण कौन करते हैं? न्यायपालिका। उसके अलावा समानता का सिद्धांत हमने अपनाया है लोकतंत्र में, तो सभी को समान रूप से संसाधनों का आवंटन होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये सारी की सारी व्यवस्था भी कौन देखती है? न्यायपालिका। तो स्वतंत्रता और समानता जो कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं उनकी रक्षा करता है न्यायपालिका। दूसरा, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं या नागरिकों से संबंधित जो भी कार्रवाइयाँ बनाई गई हैं उनमें कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम जो है वो अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम ना कर पाए, इसका ध्यान कौन रखता है? न्यायपालिका। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार ने कोई कानून बनाया है उसमें किसी प्रकार की कमी लगती है या कोई व्याख्यात्मक कमी दिखाई देती है और उसके बारे में लोग न्यायालय में चले जाते हैं, तो न्यायालय वास्तव में उसकी व्याख्या करता है कि जो सरकार ने कानून बनाया है वो किस संदर्भ में है, किन हितधारकों के लिए है, किस प्रकार के इम्प्लीकेशंस उसमें छुपे हुए हैं, ये सारी की सारी व्याख्या न्यायपालिका करती है। उसके अलावा सबसे जो हमें दिखाई देता है सबसे ज़्यादा वो कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। ये आप देखते हैं दुनिया जहान के मुकदमे इस संदर्भ में हो रखे होते हैं, तो कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का काम करती है। उसके अलावा विवाद समाधान का संस्थागत ढांचा होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ नागरिकों और नागरिकों के बीच जो विवाद होते हैं उनके निपटारे की व्यवस्था भी, और नागरिक और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं या राज्य और राज्य के बीच में भी अगर विवाद होते हैं, तीनों ही स्थितियों में विवादों का निपटारा करने की व्यवस्था किसके थ्रू की गई है? न्यायपालिका के थ्रू। तो ये जो पॉइंट हैं 5 आपको ये न्यायपालिका का महत्व बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका का संगठन, यानी कि न्यायपालिका का किस प्रकार का ढांचा जो है वो बनाया गया है। तो इसमें 4 पॉइंट्स आपको समझने की ज़रूरत है। पहला है पिरामिड की भांति संरचना, यानी कि किसी भी देश में, अगर हम भारत देश के संदर्भ में बात करें तो भी पिरामिड के समान संरचना बनाई गई है न्यायालय की, यानी कि निम्न स्तर के जो न्यायालय होते हैं, फिर उसके ऊपर उच्च स्तर के न्यायालय और उससे भी ऊपर उच्च स्तर के न्यायालय। जैसे हमारे यहाँ सबसे नीचे सेशन कोर्ट्स होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि गिने चुने हैं, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो कि एक ही है। तो ये एक तरीके से पिरामिडीय ढांचा बन जाता है, तो ये पिरामिड के समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय में पीठ व्यवस्था होती है, बेंच सिस्टम। ये बेंच सिस्टम क्या होता है? किसी भी मुकदमे की सुनवाई के लिए एक पीठ का या बेंच का गठन किया जाता है। ये उस बेंच में कितने सदस्य होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुकदमा कितने महत्व का है। तो इस पीठ से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? मान लीजिए 4 न्यायाधीशों की बेंच गठित की गई या पीठ गठित की गई, तो वो चारों न्यायाधीश उस मुकदमे को इंडिविजुअली सुनते हैं और उस पर जब अपना डिसीजन देते हैं तो वो भी इंडिविजुअली देते हैं। यानी कि उस मुकदमे का इतना महत्व है कि 4 न्यायाधीश उसे सुनते हैं और अपना अपना डिसीजन देते हैं, और फाइनली जो 3 का निर्णय होता है
यानी कि बहुमत का जो निर्णय होता है वो माना जाता है। और माना भले ही हो जाता है, लेकिन अगर चौथे न्यायाधीश चाहें तो उसके विरुद्ध अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ और इसके ये कारण हैं। तो बेंच सिस्टम इस बात को पुख्ता करने के लिए होता है कि कोई बहुत ही महत्व का अगर मामला है तो उसके बारे में डिफरेंट आस्पेक्ट से सोचा जाना चाहिए, डिफरेंट पहलुओं को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हर व्यक्ति की एनालिसिस पावर अलग अलग होती है और जब न्यायाधीश मुकदमे को सुनते हैं तो हर न्यायाधीश अपने अपने एंगल से, अपने अपने आस्पेक्ट से उन चीज़ों को जांचते परखते हैं। तो ज़्यादा ब्रॉड व्यू ऐसा समझिए आप कि ज़्यादा आस्पेक्ट्स उस मुकदमे के देखे जाते हैं, ज़्यादा व्यापक नज़रिए से उसको समझा जाता है और उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता है। ये होता है बेंच सिस्टम। उसके बाद सामान्य और प्रशासनिक न्यायालयों की अलग व्यवस्था होती है। तो ये स्पेशली फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में है। स्पेशली इसके लिए फ्रांस का नाम लिया जाता है। तो वहाँ पर नागरिकों के लिए न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायालय अलग अलग बनाए जाते हैं, यानी कि सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालय अलग अलग होते हैं। ये क्यों बनाए गए हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि एक नागरिक के रूप में एक व्यक्ति और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो अगर वो अलग होते हैं, अपने कार्य और शक्तियाँ उसी के हिसाब से काम में लेते हैं, तो उनके मुकदमों की भी उसी प्रकार से सुनवाई की जानी चाहिए। उसके अलावा विशेषीकृत न्यायालय होते हैं। विशेषीकृत आधार पर न्यायालयों का गठन किया जाता है, जैसे कि दीवानी, फौजदारी, प्रशासनिक और संवैधानिक मामले अलग अलग होते हैं। उसके अलावा सैनिक अदालतों का भी गठन किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ भी हैं। तो ये विशेषीकृत न्यायालय होते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ तो परिवार न्यायालय का कॉन्सेप्ट भी है, लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट भी है। तो हमारे यहाँ तो बहुत प्रकार के विशेषीकृत न्यायालय हैं। तो ये न्यायपालिका का संगठन है। उसके बाद आता है न्यायपालिका के कार्य। मैं आपको न्यायपालिका के कार्यों पर बहुत सारा नोट्स शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यायपालिका के कार्य से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको भेज चुकी हूँ। मतलब आपके पास इससे लेकर इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल है। तो मेरी आपको सजेशन है कि उसमें से आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, उस क्वेश्चंस में से देखिए, नोट्स में से देखिए, और जो जो पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और आपको याद हो सकते हो या आप उनमें अच्छा सीक्वेंस बना सकते हैं याद करने के संदर्भ में, उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो न्यायपालिका के कार्य में सबसे बड़ा न्याय प्रशासन, यानी कि न्याय देने का कार्य जो है वो दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मुकदमों पर किस निर्णय देती है न्यायपालिका, तो वो न्याय प्रशासन का कार्य है। कानूनों की व्याख्या करने का कार्य है। कानूनों के साथ क्या होता है कि उनकी भाषा कई बार बहुत जटिल प्रकार की और उनमें कई तरह के इम्प्लीकेशंस छुपे होते हैं, कई तरह के भाषाई दिक्कतें होती हैं। तो उनकी व्याख्या करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका करती है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये किस संदर्भ में मैं आपको बता चुकी हूँ। मौलिक अधिकारों का कई संविधान में, जैसे भारत के संविधान में भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हमारे यहाँ 6 प्रकार की रिट व्यवस्था है। तो वो चाहे तो न्यायपालिका में जाकर उन रिटों की शरण ले सकता है या उन रिटों को अपने लिए काम में ले सकता है। फिर आता है अभियोगों के निर्णय। विधि के उल्लंघन से जितने भी प्रकार के मुकदमे पैदा होते हैं, उनका सबका निर्णय न्यायालय करता है। तो वो इनका कार्य है। उसके अलावा संविधान की रक्षा किस संदर्भ में करती है न्यायपालिका? न्यायिक पुनरीक्षण का जो इनका अधिकार है। हमारा ये जो टॉपिक है न्यायपालिका का, इसमें अभी ये सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद का अगला टॉपिक न्यायिक पुनरीक्षण का ही है। तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि वो क्या चीज़ है और वो किस प्रकार से संविधान की रक्षा करती है। उसके बाद में संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में या राज्यों के बीच में अगर किसी भी प्रकार के विवाद हों, तो उन्हें सुलझाने का अधिकार भी किसे दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। तो इस संदर्भ में ये संघात्मक व्यवस्था की रक्षा भी करती है। परामर्श देना। आर्टिकल 143 के तहत हमारे यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो अगर किन्हीं समस्याओं के बारे में परामर्श चाहते हों, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से उस संदर्भ में परामर्श ले सकते हैं कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। तो ये भी न्यायपालिका का कार्य होता है। उसके अलावा सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। ये किस संदर्भ में होता है मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। इस प्रकार
प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जो लोगों को ठीक नहीं लगते या लोगों को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती, तो लोग उसके विरुद्ध न्यायालय चले जाते हैं कि सरकार ने कानून हमारे हितों के विरुद्ध बनाया है। तो न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, उसके अलावा वो नागरिकों को ये समझाने का भी प्रयास करती है कि सरकार ने ये कानून क्यों बनाया और इसमें आपके हित किस प्रकार से है। तो एक प्रकार से जो कानून बना है, अगर उसको न्यायपालिका स्वीकृति प्रदान कर देती है तो वो उस कानून के लिए एक लेजिटिमेसी हो जाती है, एक औचित्य निर्धारण हो जाता है कि न्यायपालिका ने भी इसे स्वीकृत किया है। तो ये न्यायपालिका के कार्य हैं। ये आपको देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है 200 वर्ड्स, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए, उन्हें परिभाषित कीजिए, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 50 वर्ड्स में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी कि हमने जो संविधान के 3 अंगों के बारे में पढ़ा, उसमें पहले ही लिखा हुआ है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन, यानी कि न्यायपालिका का गठन इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यायपालिका निष्पक्ष हो, यानी कि किसी का भी पक्ष ना ले और स्वतंत्र हो, यानी कि अपने निर्णय जो है वो स्वतंत्रता के साथ ले सके, तभी वो न्यायपालिका प्रभावी न्यायपालिका है। तो उस स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया है? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, न्यायाधीशों की योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे भारत के संविधान में भी है कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसने कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में, यानी कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहता है तो उसने हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक या तो वकील के रूप में काम किया हो या 5 साल तक वो वहाँ पर न्यायाधीश रहा हो, यानी कि वो वहाँ का जज रहा हो, तो ही वो सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। दूसरे किसी व्यक्ति को, यानी कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश पद के लिए खड़ा नहीं कर सकती है, उसका पहले से रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसने कंसिस्टेंसी में काम किया हो तो ही उसको ये अधिकार होगा। दूसरा, न्यायाधीशों का वेतन, यानी कि न्यायाधीशों का जो वेतन होता है, उन्हें जो भी भत्ते और वेतन मिलते हैं वो एक बार निश्चित कर दिए जाते हैं, तो उनके कार्यकाल में, यानी कि जब तक उसका कार्यकाल चलेगा तब तक उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। उसके अलावा ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि इनके बारे में जो भी विधायिका होती है उसमें बहस तो की जा सकती है लेकिन उन पर वोटिंग नहीं होती, यानी कि उनको ये अधिकार नहीं होता है कि वो इनके बारे में कटौती कर सकें। तीसरा है न्यायाधीशों का कार्यकाल, इसको वैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। न्यायाधीशों के कार्यकाल को जितने समय काल के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है उतने समय काल तक वो अपने पद पर रहते हैं, उससे पहले उन्हें सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, किसी भी और प्रक्रिया से, यानी सरकार की मर्जी नहीं है कि ये जज साहब हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे तो चलो इनको हटा दें, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक और इकलौती प्रक्रिया है उन्हें हटाने की, जो कि है महाभियोग की प्रक्रिया। और ये जो प्रक्रिया है, यानी कि न्यायाधीशों की बर्खास्तगी या रिमूवल से संबंधित है, पद से हटाए जाने से संबंधित है, ये काफ़ी मुश्किल है भारत के संदर्भ में भी। जैसे मैं आपको बताऊं तो हाई कोर्ट के अगर जज को किसी को हटाना होता है तो दोनों में से किसी भी एक सदन के द्वारा पहले उसके बारे में प्रस्ताव लाया जाता है, फिर वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, फिर वो दूसरे सदन में पहुंचता है, वहाँ पर भी वो विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, और ये सारा का सारा कार्यक्रम एक ही सत्र में हो जाना चाहिए, तो ही उस व्यक्ति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। इस बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान आ जाए तो उसे नहीं हटाया जा सकता है। तो भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा गया है। शुरू ज़रूर कुछ एक के खिलाफ हुई लेकिन अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी जटिल और कितनी मुश्किल प्रक्रिया है। तो उन्हें स्वतंत्र न्यायपालिका के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही इतना मुश्किल सिस्टम बनाया गया था, ताकि वो अपने विवेक से कार्य कर सकें। फिर विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि राजनीतिक दल जो हैं वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से उन पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो ये रखे गए हैं मुद्दे। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस पे आपको 50 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यायपालिका के कार्यों पर आपको 200 वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंस पे आपको जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताते हैं कि न्यायपालिका के कार्यों को बताते हुए इसके महत्व को समझाइए, तो आपको ये 5 पॉइंट वहाँ पर लिख देने हैं।
ये आपका न्यायपालिका से संबंधित है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू का है, जो कि मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू सो मच।